की क़ियादत में बैठकर इस मुल्क के आइन को बनाया और तमाम ने तय किया कि हिंदुस्तान का आइन का इतलाफ 26 जनवरी 1950 से होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिंदुस्तान का आइन या संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है मेरे अजीज दोस्तों कि यहाँ पर हर हिंदुस्तानी से समाजी और माशी इंसाफ किया जाएगा। हर हिंदुस्तानी को मौक़े फराहम किए जाएंगे और ये मुल्क की रूह सेकुलरिज्म है और इसको सेकुलर रखा जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कल आप और हम जब तिरंगे को लहराएंगे तो मैं आपसे ही गुजारिश करूंगा कि थोड़ी देर के लिए हिंदुस्तान के इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर तवज्जो दीजिए और हिंदुस्तान के संविधान ने जो हिंदुस्तान के गरीब और मजलूम अवाम को खूब दिए, उसको जब तक हम हासिल नहीं करेंगे, जब तक इस मुल्क में नाइंसाफी खत्म नहीं होती, जब तक इस मुल्क में तमाम मजलूमों को इंसाफ नहीं मिलता, मेरा मानना ये है कि जो ख्वाब हमारे मुजाहिदीन आज़ादी ने देखा था कि इस मुल्क को तो हमने आज़ाद करा लिया अंग्रेज़ों की गुलामी से, और जो इस मुल्क को आज़ादी के बाद जो संविधान या आइन हमने लिया, वो आइन इस बात का मुतालबा करता है हर हुकूमत से, हर हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म से कि हिंदुस्तान के गरीब और मजलूम अवाम से इंसाफ करो। आज इन तमाम हुक्मरानों को सोचना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा कि कहां तक उन तमाम मुजाहिदीन आज़ादी के ख्वाबों को हमने और आपने पूरा किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लड़ाई क्या है? लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर बहुत से इल्जामात लगाते, लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को फिरका परस्त पार्टी कहते, लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ताल्लुक से कहते कि ये वोट काटने के लिए आई है। मजलिस पर बड़े बड़े इल्जाम लगा दिए जाते, मगर मैंने हमेशा इस बात को रखा है और दोबारा आपके सामने रख रहा हूं मेरे बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जिद्दोजहद क्या है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जिद्दोजहद समाजी और माशी जिद्दोजहद है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जिद्दोजहद क्या है? मजलिस ये चाहती है कि आपको अपने मजहब पर, अपने अकीदे पर कारबंद रहने की जिद्दोजहद है। मजलिस की लड़ाई क्या है? मजलिस की लड़ाई ये है कि हमारी तहजीब, हमारी जबान और हमारे रस्मुल खत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। मजलिस की जिद्दोजहद क्या है? मजलिस की लड़ाई ये है कि मजलिस चाहती ये है कि हर एक को इज़ारे ख्याल और इज़ारे मजहबी की जो आज़ादी का जिक्र हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया वो हमको हासिल हो। और ये मैं ये क्यों कहता हूँ? ये इसलिए कहता हूँ कि हिंदुस्तान का संविधान मुझे समाजी और माशी इंसाफ और इज़ारे ख्याल की आज़ादी, मजहबी आज़ादी की तमानियत देता है। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लड़ाई रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदुस्तान के संविधान पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर पूरा यकीन रखती है और यही कॉन्स्टिट्यूशन, यही संविधान हमको समाजी, माशी और सियासी इंसाफ की बात करता है। असदुद्दीन ओवैसी कोई नई बात नहीं करता। असदुद्दीन ओवैसी ये बात करता है कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के जो मकासिद हैं उसको यकीनी बनाया जाए। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लड़ाई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लड़ाई क्या है कि हिंदुस्तान की आइन की दफा 16 के तहत जो पसमानदा तबकात को खूब दिए गए उसका तहफ़्फ़ुज़ हो। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लड़ाई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जिद्दोजहद क्या है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अखलाकी किरदार को हमेशा के लिए बरकरार रखा जाए। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लड़ाई है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर उंगलियां उठाने वाले, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इल्जाम लगाने वाले, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये जो 8-10 पॉइंट मैंने तुम्हारे सामने रखे, बताओ इसमें कौन सी फिरका परस्ती की बात मैं कर रहा हूँ? अगर मैं ये कह रहा हूँ
कि मैं ये चाहता हूं कि इस मुल्क में, अलीगढ़ में, उत्तर प्रदेश में नाइंसाफियों का खात्मा हो, हर एक को मौके मिले, तो क्या इसमें कौन सी बुरी बात है? अरे मैं जो बात कर रहा हूं वो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन और आइन को सामने रख रहा हूं। और कल जब हम यौम जमहूरिया मना रहे हैं तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन बातों पर आपको और हमको तवज्जो लेने की बेहद जरूरत है। ये एक इंतखाबी जलसा है और यकीनन आपने अभी देखा कि हमारे उम्मीदवार जनाब परवेज साहब ने बहुत सी बातों का जिक्र किया। मैं आपके सामने सिर्फ इतना बोलने के लिए खड़ा हूं कि याद रखिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हजार लाखों तकारीर तो होंगे, मगर मैं सिर्फ आपसे एक ही बात कह रहा हूं, जिसके पास ताकत होगी, जिसके पास सियासी ताकत होगी, वो अपने मसाइल हल कर सकते हैं। जिसके पास सियासी ताकत नहीं होगी, जिसके पास उनके वोटों से मुंतखब शुदा नुमाइंदे नहीं होंगे, तो उनकी आवाज, उनकी चीख और पुकार लोग सिर्फ सुनते रहेंगे, मगर कोई उनके मसाइल को हल नहीं करेगा। मैं आपके सामने एक मिसाल दे रहा हूं। एक कसीर तादाद में आप इतनी सर्दी में यहाँ पर तशरीफ लाए, मेरे पास अल्फाज नहीं है आपका शुक्रिया अदा करने के लिए, मगर मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जमहूरियत है, जमहूरियत में नारों को नहीं देखा जाता, जमहूरियत में थालियों को नहीं देखा जाता, जमहूरियत में जज्बात को नहीं देखा जाता, जमहूरियत में यह देखा जाता है कि किसके पास सियासी ताकत है। और मैं आज नौजवानों के सामने मिसाल दे रहा हूं। नौजवानों, सुनो मेरी इस बात को कि कैसे एक रियासत की आवाम ने अपने कल्चर का तहफ्फुज किया। उन्होंने कहा कि यकीनन हम हिंदुस्तानी हैं, मगर हमारा कल्चर 2000 साल पुराना है। मैं आपके सामने बात कर रहा हूं तमिलनाडु के गयूर अवाम की, जिन्होंने अपनी एक तहजीब जलीकट्टू को बचाने के लिए लाखों की तादाद में चेन्नई के समंदर के बीच पर निकल गए, पूरे चेन्नई को, तमिलनाडु को रोक दिया और हुकूमत को मजबूर किया कि कानून को बदलना पड़ेगा। तमिलनाडु की आवाम से सबक हासिल करो अलीगढ़ के नौजवानों, तमिलनाडु की आवाम के इतिहास को अपना सामने रखकर एक लाहेमल तय करो कि देखो कि तमिलनाडु की आवाम ने अपनी एक तहजीब को बचाने के लिए लाखों की तादाद में निकलकर तमिलनाडु को बंद कर दिया। तो तमिलनाडु की आईडीएमके की सरकार और दिल्ली की मोदी की सरकार को उनकी ताकत के आगे झुकना पड़ा। और क्यों झुकना पड़ा? क्योंकि उनके पास एक सियासी शऊर था, उनके पास अपनी एक जमात थी, उनके पास उनके नुमाइंदे थे, और वो जमात और उनके नुमाइंदे जानते थे कि अगर हम अपनी आवाम के ख्वाहिशात को पूरा नहीं करेंगे, अगर हम अपनी आवाम की तहजीब को नहीं बचाएंगे, तो यही आवाम जिसने हमको मुंतखब किया उनको निकाल कर फेंक देगी। तो आज हमको और आपको उनसे सबक हासिल करना है कि कैसे जब नौजवान हजारों की तादाद में चेन्नई के मरीना बीच पर जमा हो गए, तो दिल्ली से लेकर चेन्नई तक एक तूफान मच गया कि देखो लाखों की तादाद में लोग निकल गए अपनी तहजीब बचाने के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या हम और आप को मुजाहरा नहीं कर सकते? मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि रोड पर निकलकर अपनी ताकत का मुजाहरा करो, मैं तुमसे कह रहा हूं मेरे नौजवानों, अगर अपनी तहजीब को बचाना है, अगर अपने कल निकलने वाले सूरज के मुस्तकबिल को बचाना है, अगर अपने नौजवानों की नौजवानी को बचाना है, अपने इबादत गाहों का तहफ्फुज करना है, अपने बच्चियों को काबिल बनाना है, अपने नौजवानों को अगर इज्जत दिलाना है, तो नौजवानों दिन ओवैसी तुमसे नहीं कह रहा है कि रोड पर निकलो, मैं तुमसे कह रहा हूं कि जब पोलिंग होगी 11 फरवरी के दिन, तो तुम लाखों की तादाद में अलीगढ़ के पोलिंग बूथों पर निकलो और अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करो। और देखो कि तमिलनाडु की आवाम ने हम तमाम को सबक दिया कि वो मुत्तहिद हो गए तो कानून को बदलना पड़ा। और कैसे बदलना पड़ा कि बावजूद इसके
कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, तो तमिलनाडु की आवाम ने कहा कि कोर्ट का फैसला कुछ भी होगा। हुक्मरानों से उन्होंने मुतालबा किया कि हमने तुमको वोट दिया, तुम कानून को बदलो, हम अपनी जली कुट्टा की तहजीब को जारी रखेंगे। यही ताकत होती है मेरे अजीज दोस्तों, यही ताकत होती है कि जब आप मुत्तहिद हो जाएंगे तो इत्तेहाद एक बहुत बड़ी ताकत है, इत्तेहाद एक बहुत बड़ी कुव्वत है, इत्तेहाद एक बहुत बड़ा हथियार है। और मजलिस यही चाहती है कि आपके सफों में एक इत्तेहाद को बर्पा किया जाए। यकीनन हम मुत्तहिद रहे, 65 साल तक हम मुत्तहिद होकर अखियारों का साथ दिया। आज असदुद्दीन ओवैसी आकर आपके दरमियान में खड़े होकर आपसे आजिज़ाना गुजारिश कर रहा है, भीख मांग रहा है कि तुमने 65 साल तक अखियारों का साथ दिया, आज अपने परवेश के लिए खड़े हो जाओ, इसको कामयाब करो और बता दो दुनिया के सामने कि हाँ इत्तेहाद और हम एक जगह जमा होकर अपनी पार्टी के नुमाइंदों को भी कामयाब कर सकते हैं। सबक हासिल करो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। अगर किसी को मेरे अल्फाज या मेरी बात कड़वी लग रही है तो मुझे अपना भाई समझकर माफ कर दो, मगर जब मैं नजारे टीवी पर देख रहा था तो यकीनन मेरा दिल गमगीन था कि मैं ये नजारों को देखकर मेरे दिल में दिमाग में तूफान मचल रहा था। मेरे सीने में अब सवालात के बोछार पैदा हो रहे थे कि ही अलीगढ़ को हमारे आबो अजदाद ने इसको बनाया, अपने खून पसीने से बहाना बनाया। और जब उसके अखलाकी किरदार का मामला आता है तो कोई आवाज नहीं उठाता। हम जेलों में सड़ रहे हैं, कोई आवाज नहीं उठाता। दहशतगर्दी के झूठे इल्जाम में 12-13 साल जेल में रहकर कोर्ट उनको बेकसूर करार देती है तो कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। हमको फसादों में बर्बाद कर दिया जाता, कोई पूछने वाला नहीं है। 50,000 लोग बेघर हो गए मगर कोई पूछने वाला नहीं है। एक तमिलनाडु की गयूर आवाम ने लाखों की तादाद में निकालकर अपनी जान के लिए नहीं, सिर्फ अपनी तहजीब को बचाने के लिए मुत्तहिद हो गए। तो हिंदुस्तान में मोदी को उनके आगे झुकना पड़ा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या हम उनसे कमतर हैं? नहीं, हम उनसे कमतर नहीं है। हमारी भी तहजीब है, हमारी भी तहजीब है। और हमारी तहजीब ये है कि मैं अपने तरीके से शादी करूंगा, मैं अपने तरीके से तलाक दूंगा। मुझे दुनिया ना सिखाए कि मैं कैसे शादी करूं और कैसे तलाक दूं। सबक हासिल करो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। तमिलनाडु की आवाम ने एक जली कुट्टा की तहजीब को अपनी बचाने के लिए मुत्तहिद हो गए। आज मैं आपको सिर्फ यही दरखास्त करने आया हूं कि अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करिए। यकीनन पिछले 2.5-3 साल से मरकज में बीजेपी की सरकार है। हिंदुस्तान के वजीर आजम के बारे में क्या बोल सकते हम? कुछ नहीं बोल सकते। कल सुना देखा आपने टीवी पर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के क्राउन प्रिंस दिल्ली को तशरीफ लाए। हम उनका खैर मुकद्दम करते हिंदुस्तान की सरजमीन पर। यकीनन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, इमारात में 26 लाख हिंदुस्तानी वहां पर काम कर रहे हैं और करोड़ों रुपया के फॉरेन एक्सचेंज हिंदुस्तान को भिजा रहे हैं। हम उस मुल्क के क्राउन प्रिंस का खैर मुकद्दम करते हैं, मगर हमारा सवाल हमारे वजीर आजम से एक ही है कि जब वो बादशाह उस प्लेन के सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तो हमारे वजीर आजम ऐसे ऐसे हाथा हिला रहे थे। ये मैं समझा क्या सुबह सुबह योगा कर रहे थे, मगर शाम का वक्त था, शायद सुबह में मिस कर दिए थे तो कहा रात में कर लूंगा। और ऐसे मोहब्बत के मजाहरे, ऐसा मोहब्बत से गले मिले। मिलना भी चाहिए, हमारे मेहमान हैं। मगर हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से पूछ रहे, वो दाढ़ी वाले से मोहब्बत है तो ये दाढ़ी वाले से मोहब्बत है। हम आरएसएस से पूछना चाह रहे हैं, वो तो इस्लामी मुस्लिम मुल्क है, वहां पर भी शरिया नाफिज है, आप हमारे पीछे क्यों पड़े हैं?
यकसा सिविल कोड की बात करती है बीजेपी, तो फिर बताइए जली कुट्टा का कानून क्यों बदलना पड़ा आपको? यकसा सिविल कोड हिंदुस्तान में कभी नाफिज नहीं हो सकता। ये हमेशा बीजेपी कहती थी। हर टीवी डिबेट में मेरे सामने कोई बीजेपी का नुमाइंदा कहता था कि आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कानून को बदला, और हमेशा याद दिलाते थे कि शाबानो शाबानो। जब एक टीवी डिबेट पर मैं गया परसों, मैंने कहा अब शाबानो छोड़ो, जली कुट्टा की बात करो। आज आप देखते हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिंदुस्तान के वजीर आजम, उनकी हुकूमत 2.5-3 साल से इख्तिदार पर है। मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, सिर्फ इतना ही कहूंगा कि 500 और 1000 रुपए की नोटबंदी के बाद क्या अलीगढ़ के लॉक या ताले की इंडस्ट्री बंद नहीं हो गई? क्या यहाँ पर गरीबों को नुकसान नहीं पहुंचा? क्या उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में ब्रास का कारोबार तबाह बर्बाद होकर रह गया? फिरोजाबाद में गिलास का कारोबार खत्म हो गया। सहारनपुर में लकड़ी का काम खराब हो गया। लखनऊ में जरदोजी के 3 लाख काम करने वाले लेबर आज बेघर हो गए, कोई उनके पास रोजगार नहीं है। हिंदुस्तान के वजीर आजम, आपने 500 और 1000 की नोट को खत्म नहीं किया, आपने हिंदुस्तान के गरीबों के मुंह से उनके खाने का निवाला छीन लिया। आपने 500 और 1000 की नोट को खत्म नहीं किया, आपने गरीबों के पेट पर एक लात मारी है। हिंदुस्तान के वजीर आजम, शायद हिंदुस्तान की आजाद तारीख में किसी वजीर आजम ने इतने गरीबों को तकलीफ पहुंचाई होगी कि आज हिंदुस्तान का हर गरीब परेशान है। 3 महीने हो गए मगर आज भी बैंक में 24,000 रुपये एक हफ्ते में निकालने की बात करते हैं। मुझे अभी यहाँ पर हमारे जिला सदर बता रहे थे कि अलीगढ़ में इलखना एक मुकाम है जहाँ पर बैंक के मैनेजर साहब पहली तारीख को टोकन देते और 25 दिन के बाद 2000 रुपये देते। हाय रे मोदी, तेरे राज में पहली को टोकन और 25 को 2000 रुपये। क्या यही अच्छे दिन की तुम बात कर रहे थे हिंदुस्तान के वजीर आजम? कि पहली तारीख को तिलकना का बैंक का मैनेजर टोकन देता है और टोकन के बाद 20 दिन के बाद 2000 रुपये उसको मिलते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवानों, याद रखो मेरी इस बात को कि ये डिमोनेटाइजेशन या नोटबंदी का असर अभी शुरू हुआ है। अल्लाह जाने क्या होने वाला है। जब अप्रैल मई का महीना आएगा, आप देखेंगे इस मुल्क में और मसाइब और मुश्किलात के दौर का आगाज होगा। ये खत्म होने वाली चीज नहीं है। अगर 2% जीडीपी में गिरावट होती है तो 1% जीडीपी की कीमत होती है 1,30,000 करोड़ रुपये। जब 2% जीडीपी गिरेगा तो करीब 2,60,000 करोड़ का नुकसान होगा। हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम को इसकी फिक्र नहीं है। कोई जाकर उनसे कह दे, ए वजीर आजम 2,60,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, 120 हिंदुस्तानी मारे गए, तो हिंदुस्तान के वजीर आजम बोलेंगे राष्ट्रवाद के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हिंदुस्तान का नेशनलिज्म के लिए करना पड़ेगा। हिंदुस्तान के वजीर आजम, कोई पॉलिटिशियन नहीं मर रहा है, गरीब ही मर रहा है, ज़ईफ मर रहे, पॉलिटिशियन तो आराम से बैठा है। हद तो ये हो गई कि आज इलेक्शन कमीशन को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को खत लिखना पड़ा और खत लिखकर कहना पड़ा कि जिन रियासतों में इलेक्शन हो रहा है वहां पर अब आप 2 लाख रुपए दीजिए। ये हाल हो चुका है। हमारा पैसा, मगर वजीर आजम बैठे हुए हैं उसके ऊपर, तख्त पर बैठे हुए हैं, हमारा पैसा हम निकाल नहीं सकते। ये डिमोनेटाइजेशन के नाम पर
हिंदुस्तान के वजीर आजम ने बड़े बड़े छोटे कारोबार खत्म होकर रह गए और बार बार वजीर आजम कहते हैं कि काला धन मैंने खत्म किया। मैं चैलेंज कर रहा हूं मिस्टर मोदी आपको, जब आप 12 जलसे करेंगे उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में आकर, आप किसी एक जनसभा में खड़े होकर कह दीजिए कि मित्रों, भाई और बहनों, 14 लाख करोड़ में से इतना ब्लैक का पैसा आया। चैलेंज करता हूं मिस्टर मोदी, बता दो कितना ब्लैक का पैसा आया, कितना नकली रुपया तुमने पकड़ा। कोई जवाब इनके पास नहीं है। हिंदुस्तान के वजीर आजम ने अचानक रात में उठे और अचानक उनके दिमाग में बात आई कि अब कल से गायब, तो उन्हें गायब कर दिया। आपने 500 को गायब किया, मगर याद रखिए आज हिंदुस्तान के गरीब आवाम के घर में चिराग नहीं जल रहा है। हिंदुस्तान के मजदूर पेशा लोग आज अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सक रहे हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही हैं, मगर हमारे वजीर आजम के पास कोई जवाब नहीं है। वजीर आजम ने कहा कि टेररिज्म का खात्मा होगा। कहां टेररिज्म का खात्मा हुआ? नगरका का हमला हुआ, जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर को सरहद पार से टेररिस्ट आए, जम्मू शहर को आए और जम्मू शहर से हमारे आर्मी के कैंप पर जाकर हमला किया। बताओ वजीर आजम, कौन से टेररिज्म का आपने खात्मा किया? सरहद पार से टेररिस्ट आते हैं, पाकिस्तान से मारे जाते हैं, तो उनके जिस्मों से हथियार के साथ साथ 2000 रुपए की नई नोट निकलती है। बताओ वजीर आजम, उनके पास 2000 की नोट कहां से आ गई? अरे ये 2000 की नोट जो हिंदुस्तान की हमारी हुकूमत ने शाये की है, ये अजीबो गरीब 2000 रुपए की नोट है। मैं तो कहता हूं कि अगर ताजमहल आगरा को जाकर मत देखिए, 2000 की नोट को देखिए, ताजमहल की तरह है। ये कोई इसको लेने तैयार नहीं है। जिस किसी के पास आप जाइए वो बोलेगा चुट्टा नहीं है, चेंज नहीं है। 2000 की नोट खाली देखिए और खुश हो जाइए और कहिए वाह रे मोदी, ये अच्छे दिन तुमने ला दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिंदुस्तान के वजीर आजम ने वादा किया था, विकास का वादा किया था, और यहाँ अखिलेश भी अब विकास का दावा कर रहे हैं। ये बड़े मियाँ और छोटे मियाँ की याद रखिए, दोनों विकास की बातें किए। ये 2.5 साल, पौने 3 साल में कोई विकास नहीं किए, विनाश कर दिए गरीबों का। अब ये निकले हैं, साइकिल पर निकले हैं, विकास की बातें करने लगे हैं। इनका विकास का क्या है बताता हूं मैं आपको। ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, आज से 25 तारीख को शाये हुई, क्योंकि मेरी तकरीर के बाद बीजेपी और समाजवादी और दूसरे पार्टियों के पेट में बहुत दर्द होने वाला है और ये इल्जाम लगाएंगे कि देखो इसने भड़का भाषण दिया। मैं क्या करूं, मेरी जबान कड़वी है, और मेरी जबान अगर कड़वी है तो तुम व तुम्हारे जुल्म की वजह से, तुम्हारी नाइंसाफियों की वजह से मेरी जबान कड़वी हो गई। मगर आज सुनो, हक ये है कि इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने, छोड़ दीजिए कुछ नहीं होगा भाई, वो भाई साहब कुछ नहीं होगा, अपने ही लोग, कुछ नहीं होगा ना। ये अक्सर क्या होता, अखिलेश की मीटिंग या मोदी की मीटिंग होती है तो 22 से 20 फीट का फासला रखते हैं और रखते, इसमें सुना हूं, नहीं मालूम सच क्या है, वो किसी को खड़ा करते वहां से बोलते चप्पल फेंक उधर से, तो जहां पर चप्पल गिरती उससे 2 फीट पीछे करते टाइल्स को। तो यहाँ तो हम करीब बैठे हैं, बीच में खड़े हैं। अगर कोई चप्पल भी फेंकेगा तो हम बोलेंगे बहुत अच्छा किया, और मार, और एक मार। तो ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। इन्होंने अखिलेश के वादों को शाये किया। अखिलेश ने वादा किया था कि मैं किसानों के कर्जों को माफ कर दूंगा। आप खुद देखिए, इंडियन एक्सप्रेस अखबार 25 तारीख का लिखता है कि सिर्फ उन्हीं का लोन माफ हुआ जिनका कर्जा 50,000 रुपये था।
और जो 10% अपना लोन दिए, यानी अखिलेश का वादा एक झूठा साबित हुआ। ये मैंने अखबार लिख रहा है। दूसरा, पेंशन का वादा किया था अखिलेश ने, जो अपने बाप को गिराकर साइकिल पर चढ़ गया। उन्होंने वादा किया था कि मैं छोटे और बड़े किसानों को पेंशन दूंगा। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की रिपोर्ट है, क्या लिखा कि ये स्कीम तो पहले से चल रही थी, ये नई नहीं है। तीसरा, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, अखबार ने लिखा है पहले से स्कीम चल रही थी, नई नहीं है। फिर ये कहा उन्होंने कि बर्फी लाइट को 20 घंटे देही इलाकों में दिया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस अखबार लिखता है कि देही इलाकों में 20 घंटे नहीं, खाली 18 घंटे। और फिर बात आई अक़लियतों की। अखिलेश ने कहा था 2012 में कि कोई फसाद नहीं होगा। इंडियन एक्सप्रेस अखबार लिखता है कि 2013 में मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ, 60 के करीब लोग मारे गए और हजारों की तादाद में लोग बेघर हो गए। बताओ अखिलेश, तुम्हारे वादे कहां तक पूरे हुए? तुम तो बड़ा बड़ा वादा करते थे ना, क्या कहते थे कि काम बोलता है, काम बोलता है। ना तुम्हारा काम बोलता, ना तुम्हारा नाम बोलता, ना तुम्हारी साइकिल बोलती। तुम्हारे वादे पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि तुमने जो वादे किए वो पूरे नहीं कर सके। फिर अखिलेश ने वादा किया था कि मेडिकल कॉलेज में अक़लियती बच्चे और बच्चियों को रिजर्वेशन दिया जाएगा, तो ओहदेदारों ने लिखा कि ये था ही नहीं, ये था ही नहीं। मगर अखिलेश ने वादा किया था 12 में, उनके पप्पा ने 14 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में वादा किया था, डैडी ने भी वादा किया था। और फिर आप देखिए, रिजर्वेशन का मुसलमानों से वादा किया था 18%। क्या लिखता है इंडियन एक्सप्रेस अखबार कि कुछ नहीं हुआ, वादे ही वादे रहे। फिर एक वादा किया था कि जो मुस्लिम बच्चे दहशतगर्दी के केसों में गैर जरूरी के फंसे गए, उनको कंपनसेशन दिया जाएगा, पुलिस के अहदेदारों को सजा दी जाएगी। क्या हुआ? एक भी बच्चा नहीं छूटा, एक भी नहीं छूटा। और फिर समाजवादी के लोग बोलते हमने 5000 मुस्लिम बच्चों को जेल से छोड़ा। मैं आज के जलसे से चैलेंज कर रहा हूं अखिलेश यादव को, अगर आपने 5000 बच्चों को जेल से रिहा किया तो मुझे 100 नाम डालकर बता दो उनके नाम एड्रेस के साथ कि तुमने उनको छोड़ा। बार बार ये लिखे जाते हैं विकास हुआ, विकास हुआ। अरे विकास तुम्हारा यादव परिवार का हुआ, उत्तर प्रदेश के गरीबों का विकास नहीं हुआ। फिर अखबार में बात आई कि गवर्नमेंट में वादा किया था कि स्पेशल रिक्रूटमेंट चलाया जाएगा, कैंप चलाए जाएंगे पुलिस में भर्ती के लिए। इंडियन एक्सप्रेस अखबार लिखता है कि एक भी रिक्रूटमेंट का कैंप नहीं हुआ, एक भी रिक्रूटमेंट का कैंप नहीं हुआ। और मेरे पास राइट टू इंफॉर्मेशन में जो इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन ये कहती है कि हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में 55% पुलिस की नौकरियां खाली पड़ी हुई है। 55%, यानी आप अंदाजा लगाइए मेरे भाई, उत्तर प्रदेश में 3,65,200 की सैंक्शन स्ट्रेंथ है। और उत्तर प्रदेश में हमारे जो पुलिस के भाई भी हटा रहे थे, मैं आपके साथ हूं, आपकी तकलीफ का मुझे अंदाजा है। उत्तर प्रदेश में 3,65,000 पुलिस की स्ट्रेंथ है और सिर्फ 1,65,000 लोग पुलिस कर्मचारी काम कर रहे हैं। अगर इनको नौकरियां दी जाती, रिक्रूटमेंट होता तो सबको नौकरी मिलती। मगर ना अखिलेश को याद था, ना यादव परिवार को याद था। सिर्फ इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिख दिए कि कैंप करवाए जाएंगे, अक़लियतों को नौकरियां दी जाएंगी। और इंडियन एक्सप्रेस अखबार 25 तारीख का कहता है कि एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ।
एक और वादा अखिलेश का कि 30,000 रुपये मुस्लिम बच्चियों को दिया जाएगा जो 10वीं जमात पास कर लेंगे या फिर जिनके माँ बाप की सालाना आमदनी 36,000 होगी या आगे पढ़ना चाहते। उस स्कीम का नाम था हमारी बेटी उसका कल। अखबार लिखता है कि ये स्कीम 2014-15 में खत्म कर दी गई। अब बताइए आप, ये वादा करते हैं, पूरे अखबारात में टीवी पर बोल रहे हैं मैंने विकास किया। काम बोलता है, हमने संकल्प लिया है। अरे पहले अपने बाप के हो जाओ, बाद में गरीबों की बात करो। ये इंडियन एक्सप्रेस अखबार एक और लिखता है, क्या लिखता है कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी 10 कारों को। जवाब नहीं आता है कि थोड़ा वो शुरू हुआ वो खत्म होकर रह गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये लंबी दास्तान है। विजिलेंस करप्शन कितना माशाअल्लाह, नजर ना लग जाए समाजवादी के करप्शन को। गारत का गला है, बढ़ता ही नहीं है। खा रहे हैं। यह अखबार लिखता है विजिलेंस में एक कोई बीएसपी के एमएलए थे, उनका नाम अयोध्या प्रसाद पाल था। उनके खिलाफ एक मुकदमा बुक हुआ था डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का। जैसे वो समाजवादी पार्टी में चले गए वो साफ हो गए, नेक हो गए। अभी अपनी अम्मा के पेट से पैदा, कोई केस नहीं चला उनके ऊपर। अखबार लिखता है कि बार बार हुकूमत से पूछा कि भैया इनके खिलाफ केस चलाना है, तो भैया ने कहा रहने दो, मेरा भैया हो गया वो गोट। यानी जो आपके पास आ गया वो बात हो गया। और जो ओवैसी तुम्हारे खिलाफ सीना तान कर गरीबों के हक के लिए लड़ रहा है तो फिरका परस्त है। मैं फिरका परस्त हूँ। जो करप्शन करते हैं और तुम्हारे दामन में आकर पना लेता कि तुम उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं करते। ये अखबार लिख रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। इनके बहुत से कारनामे हैं। टाइम है ना? फिर एक और इनका वादा, लैपटॉप। लैपटॉप दिए, एहसान करे, अपनी जेब से दिए। मेरा पैसा है, देना पड़ता आपको गरीबों को। मगर लैपटॉप का भी क्या है, 2012 में बदल दिए उसको और कहा कि सिर्फ उन्हीं मेरिटोरियस बच्चों को दिया जाएगा। और कम करते करते बजट में से 100 करोड़ रुपए रखे उसके लिए। हाय तेरे लैपटॉप में लैप करना क्या यार। फिर वादा किया था कि इसने टैबलेट देंगे, टैबलेट 10वीं जमात के बच्चों को टैबलेट देंगे। अखबार लिखता है कि 2013 में टेंडर बुलाए, बाद में ड्राफ्ट कर दिए, कहा टैबलेट नहीं देंगे, लोगों को नींद की टैबलेट देके बुलाए। अब आप बताइए, ये समाजवाद का इनका वादा। फिर ये और एक वादा किए थे, कन्या विद्या दान। अखबार लिखता है कि इसको भी कम कर दिए पैसे इसके। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अजीब व गरीब। फिर एक हायर एजुकेशन की फीस जो जिन बच्चों के माँ बाप 5 लाख रुपए सालाना कमाते, अखबार लिखता है ये स्कीम उठी नहीं। द स्कीम डिड नॉट टेक ऑफ। कितने वादे इनके पूरे नहीं हुए। और फिर ये बोलते कि विकास बोलता है, काम बोलता है। कौन सा काम बोलता है गिले साहब? आपके कोई वादे नहीं है। और फिर आप वादा करते हैं, क्या वादा करते हैं अब के बार, कि हर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को घी देंगे। घी देंगे। अब किसके भैंस से आएगा? एक बड़े लीडर की तो भैंस उनके छोड़ के भाग गई। अब नहीं मालूम घी कहां से आएगा। क्या भैंस से आएगा या गरीबों के खून से घी बनेगा? ये उत्तर प्रदेश के आवाम को सोचना है। मेरे भाई, मैं देख रहा था उत्तर प्रदेश में 62% बच्चे जो पैदा होते हैं
मैल नरिशमेंट की वजह से स्टंटेड पैदा होते हैं, यानी उनकी ग्रोथ नहीं होती। 62% जो बच्चे, जो माँ उन बच्चों को 9 महीने अपने पेट में रखती है, जब वो पैदा होते हैं तो स्टंटेड पैदा होते हैं। और 45% बच्चे उत्तर प्रदेश में अंडरवेट पैदा होते हैं। ये मैं नहीं, ये आदाद और शुमार कह रहे हैं। चैलेंज कर रहा हूं समाजवादी पार्टी से, डिबेट कर लो मेरे से। तुम्हारे घर में आके तुमसे डिबेट करने को तैयार हूं, मगर नहीं जवाब देंगे। और हद तो ये हो गई मेरे भाई, अलीगढ़ में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का सैंक्शन हुआ था, उसको सफाई लेकर चले गए। आप वहां पर जाकर देखिए कि यहां पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का मंजूर हुआ। अखिलेश ने कहा नहीं, अलीगढ़ को नहीं, हम सफाई लेकर चले जाएंगे। किसी ने बहुत अच्छा कहा, हाँ बल्कि वहां पर एक जू भी है, सुना, जू में 12 बबर शेर को रखा गया, 6 मर गए। तो अखिलेश ने कहा हाय 6 मर गए। बड़ी तकलीफ हुई सुना मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने फौरन कहा कि लंदन से डॉक्टर को बुलाओ, कैसे ये शेर मर गए मेरे जंगल में। अखिलेश सरकार, हम आपसे कहना चाह रहे हैं, मुजफ्फरनगर में 65 लोग मर गए तो कोई डॉक्टर का इंतजाम नहीं किए। सर्दियों में टेंटों में गरीब लोग तड़प तड़प कर जिंदगी गुजारे, मगर वहां पर कोई इंतजाम नहीं किया। जब बबर शेर मर गए तो लंदन से आपने डॉक्टरों को बुलाया। किसी गरीब ने सही लिखा कि तुम सच संवर कर सफाई हो गए, हम उजड़ कर मुजफ्फरनगर हो गए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये थालियां मार करो बोलने का टाइम नहीं है। ये 11 तारीख को एक मुनज़्ज़म और मुत्तहिद होकर एक अज़म और हौसले को लेकर निकल कर अपनी पार्टी को कामयाब करना है। और जब मैं अखबारात को पढ़ रहा था, जब अखिलेश यादव ने अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया, तो एक उनके जेल के मंत्री हैं, वो बड़ा बाजा बजाते अखिलेश का, ढोल पीटते। वो अपनी तकरीर में बहुत बड़ी बात की है, मगर आपको मालूम कि उत्तर प्रदेश के जेलों में सबसे ज्यादा दलित और मुसलमान अंडर ट्रायल्स हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पार्लियामेंट में जवाब दिया गया था, उसके हवाले से कह रहा हूं। और समाजवादी पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो कहता है रिलीजियस फ्रीडम का तहफ्फुज़ किया जाएगा, मजहबी आजादी का तहफ्फुज़ किया जाएगा। सुनो समाजवादी पार्टी और बीजेपी वालों, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन तुमसे बड़ा है। जो संविधान को बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया वो मोदी से बड़ा है, अखिलेश से बड़ा है। और वो संविधान हमको इजाजत देता है मजहबी आजादी की, इज़हार ख्याल की आजादी की, समाजी इंसाफ की, माशी इंसाफ की, सियासी इंसाफ की, इज़हार ख्याल की आजादी, अपनी मर्जी की बात कहने की आजादी। तुम कौन होते हो उसको बताने वाले? अरे हम ये चाह रहे कि संविधान ने जो हमको दिया वो हमको दो, जो संविधान ने हमको दिया वो हमको दो। मगर जेल मंत्री उस टीवी पर अखबार में भी आया, शायद इंडियन एक्सप्रेस या डीएनए अखबार में मैंने पढ़ा, वरना बोलेंगे देखो ये भड़काऊ भाषण करके चले गए। अखबार में आया कि जेल मंत्री ने कहा दुनिया में खाली 2 लीडर है, एक अखिलेश और दूसरा डोनाल्ड ट्रंप। ये जेल मंत्री ने कहा जाकर देखो हजरत गूगल पर। आप हजरत गूगल पे नौजवानों को बैठने का बहुत शौक है, जाके हजरत गूगल पे करो कि जेल मंत्री ने क्या कहा, वो बोलेंगे दुनिया में 2 लीडर हैं, एक ट्रंप और एक अखिलेश। वाह वाह। अब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है कि मैं मुसलमानों की रजिस्ट्री बनाऊंगा अमेरिका में। खैर वहां का अलग मामला उनका, वरना अमेरिका बोलेगा यहाँ से क्यों बोल रहे अलीगढ़ से आप। और साथ ही साथ जेल मंत्री ने कहा कि अखिलेश जो है वो अपने बाप के भी बेटे हैं और भारत माता के भी बेटे हैं।
मैं जब पढ़ा तो मैंने अचानक मेरे शैतानी दिमाग में जवाब आया, अगर ये भारत माता का बेटा है तो मैं औलाद आदम, मेरे अब्बा बाबा आदम, हजरत आदम। आप बोलो, मैं भी बोल दूं। आप तारीफ में बोले, मैं भी अपनी तारीफ में बोल रहा हूं। मैं क्या बुरा हूं, कब हूं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी थोड़ा बहुत अच्छा हूं। उतना तो अच्छा नहीं हूं, मैं थोड़ा बहुत तो अच्छा हूं। यकीनन आप कुर्सी इख्तिदार पर हैं, ताकत आपके पास है, मगर आप देखिए इन लोगों की सोच और फिक्र को। जब इलेक्शन नहीं हुआ, समाजवादी ख्वाब देख रहे हैं कि हम पावर में आ गए, ऐसा समझ रहे हैं कि दोबारा सत्ता इनके पास आ गई। मेरे भाई 7 फेज होना है अभी, वेस्टर्न यूपी में इलेक्शन होना है अभी, तुम्हारा रिकॉर्ड आवाम के सामने है। मैं फिर से कह रहा हूं आपसे कि समाजवादी और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, ये एक सिक्के के 2 रुख हैं। अब इसका तीसरा रुख कांग्रेस। अलीगढ़ की सीट कांग्रेस को दिए सुना। हम कांग्रेस वालों से पूछना चाह रहे हैं, आप कोई कांग्रेसी से पूछो कि भाई साहब जरा ये तो बताओ, 2002 के गुजरात में क्या आप उस वहां की गुजरात की सरकार को जिम्मेदार करार देते हैं? तो कांग्रेसी उखाड़ कर बोलेगा, क्या बोल रहे हैं, क्या बकवास कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल, जब तक दुनिया रहेगी 2002 को नहीं भुला जा सकता, वहां की सरकार जिम्मेदार है। तो किसी ने पीछे से कहा, कोई शेरवानी में खड़ा हुआ था, उसने कहा जब 2002 को नहीं भूल सकते तो फिर मुजफ्फरनगर को कैसे भूले? मुजफ्फरनगर को कैसे भूले? जब वो जिम्मेदार है तो क्या अखिलेश मुजफ्फरनगर के लिए जिम्मेदार नहीं है? हम कल यौम जमहूरिया मनाने जा रहे हैं। कल हमने भारत को संविधान दिया, हमारे मुल्क को संविधान दिया, और संविधान का फंडामेंटल राइट ये कहता है, दस्तूर की दफा 21 क्या कहती है कि राइट टू लाइफ, कि हर हिंदुस्तानी की जान का तहफ्फुज़ करना ये हुकूमत का काम है। अगर 2002 को नहीं भूल सकते तो मुजफ्फरनगर को भी अखिलेश को माफ नहीं किया जा सकता। हम कांग्रेस वालों से पूछना चाह रहे, बताओ आप क्या बोलेंगे? आप तो कह रहे थे ना कि 27 साल यूपी बेहाल, तो अब क्या 5 साल कम कर लिए बेहाल के? अरे खुद का हाल देखो, 210 से 45 पे आ गए। तुम्हारी वजह से मोदी इख्तिदार में आया, तुम्हारी नाअहली की वजह से मोदी आया, तुम्हारी कमजोरी की वजह से मोदी आया, तुम्हारी बुज़दिली की वजह से मोदी आया, तुम में काबिलियत नहीं थी इसलिए मोदी आया। अगर तुम अच्छे होते तो हिंदुस्तान के इख्तिदार पर मोदी नहीं आता। कांग्रेस की कमजोरियों की वजह से, कांग्रेस के दोगलापन की पॉलिसी की वजह से, कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व की वजह से आज हिंदुस्तान के इख्तिदार पर बीजेपी का कब्जा है। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब बात रिजर्वेशन की आई, 2012 याद दिलाना चाहता हूं, जाइए ये भाई 2012 में आपको 2012 में लेकर जाना चाहता हूं। 2012 में कांग्रेस ने 4.5% रिजर्वेशन दिया था माइनॉरिटीज को, याद होगा आपको? याद होगा 2012 में दिया था। हैदराबाद हाई कोर्ट में उसके खिलाफ एक केस डाला गया। मैं बार बार कहता रहा कांग्रेस हुकूमत को कि भाई अच्छे वकील का इंतजाम करो। केस हार गए। जजमेंट जाकर पढ़िए, असदुद्दीन ओवैसी कोई गलत नहीं कह रहा है। जस्टिस लोकुर जो आज सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उस वक्त आंध्रा की हैदराबाद के हाई कोर्ट में जजमेंट देकर कहा कि मरकजी सरकार ने, यानी कांग्रेस की सरकार ने उनके वकील को नहीं भिजाया वो 4.5% रिजर्वेशन का तहफ्फुज़ करने के लिए। और जजमेंट में जस्टिस लोकुर ने लिखा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी नहीं दे सके लोग अपने फैसले के उसका तहफ्फुज़ करने के लिए, उसको बैक करने के लिए। और आज आ जाती हैं और आकर कहती हैं, क्या कहते हैं समाजवादी और कांग्रेस, कि हम आए हैं बीजेपी को रोकने के लिए। मेरे भाई,
मैं 65 साल तक तुमको दूल्हा बनाता रहा, मैं 65 साल तक तुम्हारी बारात के सामने नाचता रहा, तुम दूल्हे बनते गए। अब मैं ये कह रहा हूं कि 65 साल के बाद आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों में और बुजुर्गों में एक नई उमंग पैदा हो चुकी है कि अब हम तुम्हारी शादी की बारात में बाराती नहीं बनेंगे, दूल्हे हम बनेंगे और तुम हमारे सामने नाचोगे बातें के साथ इंशाअल्लाह। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमने बड़ी मेहनतें की, बड़ी कुर्बानियां दी इन तमाम सेकुलर पार्टियों को कामयाब करने के लिए। बताओ 2014 में इनका वोट कहां गया? बताओ 2014 में इनका वोट कहां गया? कौन कामयाब हुआ वहां से? समाजवादी पार्टी के खानदान के 5 लोग, कांग्रेस के 2 लोग और बाकी सीट मोदी लेकर चला गया। सोचो आज आप थोड़ी देर के लिए, आजादी के बाद से आज तक जितने असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन हुए, हमने कभी भी फिरका परस्त पार्टियों का या फिरका परस्त कैंडिडेट का हमने वोट नहीं दिया। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मैं तुम्हारे सामने अपना कलेजा फाड़ कर कह रहा हूं कि अब के बाद इस असेंबली के इंतखाबात में अपनी पार्टी का साथ दो। लोग आपसे पूछेंगे, अरे मजलिस के अगर 8-10 MLA इंशाअल्लाह कामयाब हो जाते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क यही पड़ेगा कि हम पूछेंगे हुकूमत से कि ये जो पैसा आया है ये कहां पर गया। हम पूछेंगे हुकूमत से कि अखिलेश आज दावा कर रहे हैं कि समाजवादी की हुकूमत ने 4,65,000 लोगों को नौकरियां दी। मेरे भाई जरा हाथ उठाकर बताओ जिसको अखिलेश की सरकार ने नौकरी दी। यहाँ पर उठाइए, डरिए मत। जरा टीवी का कैमरा तो बिलाओ, मीडिया वालों दिखाओ, नौकरियां किसी को नहीं मिली। अखिलेश बोल रहे, काम बोलता है। हमने संकल्प लिया, फुला लिया। पिताजी बोलते कि ये मुसलमान डीजीपी को नहीं बनाना चाहता था। बाप सच बोल रहे हैं, बेटा सच बोल रहा है, आप फैसला करो। अंदाजा लगाइए, आप एक ड्रामा कंपनी बनाकर रखी है, ड्रामा कंपनी बनाकर रखी है। यहां से बेचारे उनको टिकट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो चचा के साथ थे। अच्छा, टिकट नहीं दिया उनको तो फिर चचा को क्यों दिए? चचा को नहीं देना था तो मालूम हुआ तुम खून नहीं है, वो हमारा खून है। यही है अजीज दोस्तों, मैं बार बार जो बात कहता हूं कि समाजवाद नहीं है, ये परिवारवाद है, ये यादववाद है। और अखिलेश बोलते कि खानदान की लड़ाई समाजवाद की लड़ाई थी, इख्तिदार की लड़ाई थी। तुम्हारी लड़ाई थी, इससे समाजवाद का क्या ताल्लुक है? इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप अपनी पार्टी को मुत्तहिद करिए, जमहूरियत को मजबूत करिए। आज आपकी आवाज उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जाना है, जो जाकर लड़े आपके हक के लिए, जो पूछे हुकूमत से कि बताओ जो मेरे नाम पर अक़लियतों के लिए पैसा दिया जा रहा है, जो मेरी बच्चियों के लिए दिया जा रहा है, जो मेरे बच्चों के स्कूल के लिए दिया जा रहा है, आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को छोड़कर यहाँ पर कोई अच्छे मियारी गवर्नमेंट के मदारिस नहीं है। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस के MLA मुंतखब होगा, ये मसाइल आपके हल किए जाएंगे। बेबाक तरीके से आपकी आवाज को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उठाया जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने कांग्रेस का साथ दिया, मुलायम सिंह का साथ दिया, विश्वनाथ प्रताप सिंह का साथ दिया, चंद्रशेखर साहब का साथ दिया, अखिलेश को आपने वजीर मंत्री बना दिया। आपको मैं अर्ज कर रहा हूं कि आज आपके सामने सऊद्दीन ओवैसी कह रहा है कि आज आप अपने वोट से अपनी पार्टी को मजबूत करिए। उठो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। लोग आपसे बार बार बोलते रहेंगे, अरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। याद रखो, आज आप अपनी तारीफ को भूल गए। मैं तुमको वो एक अजीम
मुजाहिद आजादी के तकारीर के अल्फाज को याद दिला रहा हूं, जिन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद के सामने खड़े होकर शायद हमारे लिए कहा था कि याद रखो तुम्हारा वजूद खुद एक जलजला था, तुम्हारा वजूद खुद एक नूर था। और उस मुजाहिद आजादी ने कहा था कि बादल ने मैला पानी बरसाया और तुमने भीग जाने के खदशे से अपने पैंचे चढ़ा लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं